दोस्तों नमस्कार। अगर आप भारत को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको सारी जमीन सरकार के हवाले करनी ही होगी। वो जमीन चाहे वक्फ की हो, चाहे वो कैथोलिक चर्च की हो, वो जमीन चाहे दलितों के पास हो, वो जमीन चाहे आदिवासियों की जमीन हो, सारी जमीन सरकार को चाहिए। क्योंकि सरकार को पता है कि विकसित होने का मतलब दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति भारत के भीतर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए काम करते हुए दिखाई दें। लेकिन उन सब के लिए जमीन तो चाहिए, और अगर जमीन ही पास में नहीं होगी तो फिर तमाम प्रोजेक्ट्स तो अटकते चले जाएंगे। जैसे मौजूदा वक्त में भी सरकार के तकरीबन 1000 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि जमीन सरकार के पास नहीं है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह यह भी है कि सरकार के पास उसके अपने खजाने में पैसा भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो जमीन का है। और अगर प्रोजेक्ट लेट होते चले जा रहे हैं तो आज की तारीख में सरकार ने जब जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था उन प्रोजेक्ट्स की कीमत तकरीबन 4.5 लाख करोड़ तक बढ़ चुकी है। यानी लागत से ज्यादा कीमत हो चुकी है। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई सरकार की नजर सिर्फ और सिर्फ इस देश की जमीन पर है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने तो याद कीजिए बरस भर के भीतर उन्होंने क्या किया। 2013 में इस देश में जमीन अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेकर आई थी। उसके जो भी प्रावधान थे उसमें 5 बड़े प्रावधानों को मोदी सरकार ने 2015 में बदल डाला। और जिन प्रावधानों को बदला उसका मतलब बहुत साफ था कि सरकार किसी भी हाल में किसी भी तरीके से किसी भी जमीन को अपने हिस्से में ले सकती है। और अगर जमीन लेते वक्त कोई अपराध उससे हो जाए, यानी किसी अधिकारी से अपराध हो जाए, तो उस पर मुकदमा भी नहीं चले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो जब तक सरकार खुद इजाजत नहीं दे दे कि फलां जिले के फलां कलेक्टर ने गलत किया या किसी अधिकारी ने गलत किया। यानी जमीन पर नजर 10 बरस पहले से सरकार की थी और वो जानती समझती थी कि इस देश के भीतर में आखिर में जमीनें ही तो बचेंगी और असल लड़ाई उसी को लेकर शुरू होगी। तो क्या वक्फ के दायरे में आने वाली जमीन इस देश के कॉरपोरेट के पास चली जाएगी? इस देश में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए जो जमीन चाहिए और उसका जो लैंड यूज बदल देना चाहिए, सरकार क्या उस पर कार्रवाई कर रही है? यकीनी तौर पर सब कुछ चल रहा है। इसीलिए यह सवाल कोई अनसुलझा सा नहीं है कि आखिर वक्फ की जमीन आने वाले वक्त में कहां जाएगी, या फिर कोई भी जमीन जिसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि सरकार को तो बहुत जमीन चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर कह दिया कि वक्फ ने दलितों की, आदिवासियों की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है और उस जमीन का उपयोग लैंड माफिया कर रहे हैं, तो एक झटके में हमें लगा कि इस देश के लैंड माफियाओं की फाइल खोलनी चाहिए। इस देश के भीतर जमीन जितनी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई, उसको लेकर जो नियम कायदे 2013 में बनाने की कोशिश मनमोहन सरकार कर रही थी, उसे बदल क्यों दिया गया? यानी कोई जमीन ली गई, जिस काम के लिए ली गई वो 5 साल में पूरा नहीं हुआ या वहां पर कोई काम हुआ ही नहीं, तो वो जमीन वापस करनी होगी। लेकिन वह नियम कायदे भी बदल गए। यानी जमीनों को लेकर सरकार का नजरिया कैसे किस रूप में रहा, इसकी हर बारीकी परिस्थितियों को समझने से पहले हमें लगता है आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने वक्फ को लेकर जिन बातों का जिक्र किया वह इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर इसका ऐलान किया कि इस देश में वक्फ आदिवासियों तक की जमीन को हड़प रहा है। और हमें लगा बात आज यहीं से शुरू करनी चाहिए क्योंकि इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की जमीन बीते 10 वर्षों में कॉरपोरेट के हिस्सों में गई है, अगर उसको एक एक परतों को आप खोलना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के पावर प्रोजेक्ट्स, इस देश में सीमेंट कारखाने, इस देश की माइनिंग,
इस देश के भीतर जो लकड़ी का कारोबार है और इस देश के भीतर जंगल खनिज संसाधनों की लूट जितनी बड़ी तादाद में हुई है उससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इस दौर में कानून कुछ इस तरीके से चल पड़ा कि कोई भी चू नहीं कर पाया और राजनीति इतनी कमजोर हो गई कि विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं पाया। हम शुरुआत में आपको तस्वीर दिखलाते हैं। यह तस्वीर दरअसल हैदराबाद के जंगलों की है। 400 एकड़ में फैले घने जंगल काटे जा रहे हैं। उसके साथ लगी हुई एक दूसरी तस्वीर आएगी जो छत्तीसगढ़ के जो हरे भरे हसदेव अरण्य के जंगल हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहलाते हैं, जैसे लंग्स ऑफ हैदराबाद हैदराबाद के जंगल कहलाते हैं। इन तस्वीरों को देखने से पहले एक बात जहन में रखिएगा। इस देश में वन अधिकार अधिनियम 2006 बहुत साफ कहता है कि यह अधिनियम आदिवासियों को उनके पारंपरिक जंगलों और जमीन का अधिकार देता है। और हसदेव में खनन किसके इशारे पर हो रहा है, किसकी सहमति है, कौन दे रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन भी आर्टिकल 26 आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि संसाधन पर अधिकार देता है। आर्टिकल 29 राज्य को कहता है कि आप आदिवासी इलाके के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज जब जिक्र वक्फ से जुड़ी जमीनों को लेकर किया तो हमें लगा उनकी बात आने से पहले आज इन तस्वीरों से बात शुरू की जाए, जो हैदराबाद और हसदेव अरण्य के जंगल जो छत्तीसगढ़ में है वहां की तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों को देखते वक्त आपके जहन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश बड़े हिस्से में फैले हुए आदिवासी बहुल इलाके, जहां पर आदिवासियों की जमीन पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके पीछे खड़े अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निवेशक, जिन्हें इस देश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, उनका पैसा कितना लगा है। और केंद्र सरकार चाहे तो आदिवासियों की जमीन पर होने वाले हर प्रोजेक्ट को रोक सकती है। यह उसकी ताकत भी है और उसके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। लेकिन जिक्र तो वक्फ से शुरू हुआ है और यह सवाल वाकई बड़ा है। इस देश में सरकार के पास जमीन होगी नहीं तो भारत विकसित होगा नहीं। और शायद इसीलिए हमने शुरू में आपसे कहा 2013 में एक भूमि अधिग्रहण बिल आया था जिसको बदल दिया गया 2015 में। और यह सवाल वाकई बड़ा था कि दोबारा से बदलने की जरूरत 2 बरस के भीतर क्यों पड़ गई। दरअसल 2013 में जो बिल लाया गया था उसके दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 और रेलवे एक्ट 1989 नहीं आता था, उसको बाहर रखा गया था। लेकिन उसके बाद सबको अंदर ले आया गया। और उसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी शुरू हुआ कि जो 5 अलग अलग श्रेणियां थी जो विशिष्ट प्रावधानों से मुक्त थी, सभी की मुक्ति खत्म हो गई। और सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर डाली कि एक अधिसूचना जारी करेंगे और सारे प्रावधान खत्म और सरकार वो जमीन ले सकती है। वह डिफेंस की हो सकती है, वो ग्रामीण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो सस्ते मकान देने का वादा हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता है, इंडस्ट्रियल हिस्से में जो भी परिक्षेत्र खोला जाएगा उससे जुड़ी हुई तमाम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और इन सब के बीच जो पीपीपी मॉडल चलता है वह भी इसके दायरे में आ गया। बात इससे साफ होती नहीं है। साफ इससे होगी कि दरअसल इस दौर में सरकार ने व्यवस्था की कि जो जमीन लेते हैं उसमें जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, यानी भूमि अधिग्रहण के वक्त जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है उसको दरकिनार कर दिया जाए। जो आदिवासी इलाके से लेकर दलित, ओबीसी या जो भी क्षेत्र की
हिस्सों का या कैथोलिक चर्च या वक्फ, तमाम जमीनों को उस दायरे में ले आइए तो वहां पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कोई जरूरत नहीं है, बदल दिया गया। जो कृषि भूमि है, बहुफसल जहां पर होती है, उसमें भी एक सीमा निर्धारित की गई थी 2013 में, उस सीमा को भी बदल दिया गया 2015 में। कितनी भी जमीन हम ले सकते हैं, 5 साल की अवधि थी, इस्तेमाल नहीं हुआ तो जमीन वापस की जाएगी, उसको भी खत्म कर दिया गया। और जो भूमि अधिग्रहण 1894 का चला आ रहा था, उस एक्ट के तहत जहां पहले कार्रवाई हुई है, वह भी खत्म कर दी गई और कहा गया कि सब कुछ बदल गया है। और बड़ी बात तो यह भी है कि अगर उस दायरे में कोई अदालत चला गया, वहां स्टे ऑर्डर आ गया, कब्जा लेने के लिए कोई ट्रिब्यूनल बैठ गया, मुआवजा अदालत के जरिए जा रहा है, ये सारी चीजें खत्म होती चली गई। और आखिर में यह भी कहा गया कि दरअसल भूमि अधिग्रहण की जगह उसे अब निजी इकाई के तौर पर अधिग्रहण माना जाए। और निजी इकाई का मतलब होता है सरकारी इकाई से अलग, यानी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉरपोरेशन, अलाभकारी संगठन, यानी ये सारी चीजों के तहत भूमि अधिग्रहण हो सकता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह थी, जो आप हसदेव के जंगल को देखेंगे या हैदराबाद के जंगलों को देखेंगे या फिर महाराष्ट्र में जो हो रहा था जंगलों के साथ खिलवाड़, उसमें कह सकते हैं कि देखिए ये सरकारी विभाग गलत काम कर रहा है। तो 2013 में व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सरकारी विभाग कोई अपराध इस तरीके से करता है जमीनों के अधिग्रहण को लेकर, तो उसके प्रमुख को अपराधी माना जाएगा। और अपराधी से वो तभी मुक्ति हो सकती है जब वो प्रूफ कर दे कि अपराध नहीं वो कर रहा था, बल्कि अपराध नहीं होने देने की पहल कर रहा था। लेकिन 2015 में कहा गया, अगर अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो सरकार की बिना अनुमति के मुकदमा उस पर चल ही नहीं सकता है। यानी सरकार अगर जमीन खाली करा रही है तो अधिकारी क्या करेगा, और अधिकारी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सरकार खड़ी है। इसीलिए अब जरा ये वक्फ को लेकर, इस देश के आदिवासियों की जमीन को लेकर जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो प्रधानमंत्री को फिक्र है इस देश की आदिवासियों की, आदिवासी जिस जमीन पर रहते हैं उसकी। लेकिन हमने कहा ना, 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट इस देश में आदिवासी इलाकों में चल रहे हैं, वहां पर खनिज संसाधनों की लूट हो रही है। और जब इन बातों का जिक्र करते हैं तो पता नहीं क्यों जिस दौर में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौर में याद कीजिए, उड़ीसा में एक स्टील प्लांट लग रहा था, आदिवासी विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी उस वक्त गए जब उनकी अपनी सत्ता थी, और सत्ता का विरोध करते हुए उन्होंने आदिवासियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। और उसके बाद एक झटके में आ जाइए, जो दिल्ली से सटे हुए भट्टा परसौल, जहां पर राहुल गांधी गए थे, उस दौर से उनका विरोध क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि जमीन अधिग्रहण यानी भूमि अधिग्रहण को लेकर जो काम वो करना चाहते थे, उस पर कॉरपोरेट्स की नजर थी, दुनिया की पूंजी की नजर थी। जो भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट आना चाहते थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनके लिए मुश्किल हो जाती। तो शायद क्या इसीलिए विरोध किया गया था, जिसका कई मौकों पर जिक्र राहुल गांधी खुद करते रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए, यह जमीन के पीछे क्या वाकई कॉरपोरेट होता है? जानकर हैरत होने नहीं चाहिए कि बड़े बड़े कॉरपोरेट जिनके पास बहुत पूंजी है, उन पूंजी के पीछे कोई पैसा नहीं लगा होता है, वो पैसा सरकार की सहमति से बनता है, उनका नेटवर्थ वैसे ही खड़ा होता है। मसलन अडानी को जो मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए 620 एकड़ की जमीन दी गई, उसको बसाने के लिए 140 एकड़ की जमीन और दे दी गई। कौड़ियों के मोल
या फिर मुफ्त में। उधर ही गोरेगांव में मोतीलाल नगर पुनर्विकास के लिए 143 एकड़ जमीन दी गई। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 80 में डेटा सेंटर बनाने के लिए वहां पर 39,146 वर्ग मीटर की जमीन दी गई। उसके बाद नोएडा के ही सेक्टर 62 में 34,275 वर्ग मीटर की एक और जमीन दी गई डेटा सेंटर बनाने के लिए। तमिलनाडु में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी चेन्नई 1 डेटा सेंटर के लिए बड़ी जमीन दी गई। गुजरात में याद कीजिए, बड़ा बहस इस पे बड़ी चर्चा हुई कि भारत की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है वहां पर 25,000 हेक्टेयर जमीन सीमा के करीब ऊर्जा परियोजना यानी पावर परियोजना के लिए दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ अडानीज का नहीं है, अगर आप अंबानीज में भी आते हैं तो फिर वहां पर तो 5,286 एकड़ जमीन नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और जेएनपीटी के पास दी गई। बड़ी सस्ती जमीन दी जाती है, तकरीबन 5,286 एकड़ जमीन। क्या कीमत होगी? सिर्फ 2,200 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जो वंतारा प्रोजेक्ट है उसके लिए कितनी जमीन दी गई? वहां पर 3,000 एकड़ ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का जिक्र था। 280 एकड़ जमीन जल जंगल जमीन संरक्षण के नाम पर दी गई। जामनगर में डाटा सेंटर की जमीन दी गई। असम में डाटा सेंटर की जमीन दी गई। देश के टॉप मोस्ट जो कॉरपोरेट हैं उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार बाखूबी ध्यान देती है कि उन्हें जमीन मिल जानी चाहिए। शायद यह सवाल आज भी राहुल गांधी के जहन में जरूर होगा कि वो भट्टा परसौल गए थे। इसलिए याद कीजिए, जिस वक्त वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और उसके बाद जब वो किसानों के बीच गए, यहां तक कि पिछले हफ्ते भी वो भट्टा परसौल का जिक्र कर गए। क्यों कर गए? उसके पीछे जो लॉबी है जमीन के पीछे, क्या उससे सरकार समझौता कर ले, उनके साथ खड़ी हो जाए? बिना उनके विकसित होंगे नहीं, वह पूंजी आएगी नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक यह डिजाइन है। दूसरी तरफ है लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने अनुकूल जमीन का उपयोग करें, उसी लिहाज से अपनी रोजी रोटी को देखें। क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन राहुल गांधी भट्टा परसौल भूलते नहीं है। मैं भट्टा परसौल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल एक जगह है, वहां जाकर मैंने जमीन का मामला, किसानों की जमीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। यह वाकई बड़ा रोचक तथ्य है भारत जैसे देश को लेकर। जिस भट्टा परसौल के इलाके में जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी ने लड़ाई शुरू की थी, उस जमीन को लेकर वहां पर अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, एक लिहाज से पूरा होने जा रहा है। वहां पर जो कार रेसिंग का स्टेडियम होता है वह भी खड़ा कर दिया गया। यानी भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से कोई मेल न खाने वाले प्रोजेक्ट अगर इस देश के भीतर में उन्हीं गरीब तबके और किसानों की जमीन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस देश में किसानों का सच क्या होगा? आप कल्पना कर रहे हैं कि भारत के भीतर हर किसान के पास कितनी जमीन आज की तारीख में बची होगी? हमारी टीम ने इस पे जब काम किया और निकालना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में प्रति किसान के पास सरकार के हिसाब से जो डाटा था, जो जमीनों का डाटा था, वह 1970 में 2.28 हेक्टेयर हुआ करता था। 10 बरस के बाद 1980 में यह घटकर 1.84 हेक्टेयर हो गया। 1995 में यह घटकर 1.41 हेक्टेयर हो गया। 2015 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय का डाटा था 1.08 हेक्टेयर। और उस समय का डाटा बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे देशों में जो नेशनल एवरेज है 1.08 हेक्टेयर, उसका लगभग आधा था। उत्तर प्रदेश में 0.73, बिहार में 0.39, वेस्ट बंगाल में
.76, उड़ीसा में 0.95 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से कम। और 2024 आते आते यह आंकड़ा देश के एवरेज के स्तर पर 1 हेक्टेयर से कम 0.88 हेक्टेयर हो जाता है। यानी इस देश में किसानों के पास जमीन नहीं, या फिर किसानी जमीन पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, जमीन छोटी होती चली गई। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एवरेज 0.53 हेक्टेयर प्रति किसान बची है जमीन। बिहार में ये तो 0.29 हेक्टेयर हो गई है। वेस्ट बंगाल में 0.61 हेक्टेयर है। उड़ीसा में 0.79 हेक्टेयर। ये बताने की जरूरत इसलिए है कि आखिर में जमीन की ही तो सारी लड़ाई है। और शायद इसीलिए जमीन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड को देखना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे इस देश में आदिवासी, दलित, जो महिलाएं, विधवा महिलाएं, उनसे जमीन ली गई और वक्फ बोर्ड का जो पूरा काम था वो पूरा नहीं किया गया, जो गरीब और मुफलिसी लोगों को मिलनी चाहिए थी जगह जमीन। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश में वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जमीन के मामले में उसे न्याय नहीं मिला है। और इस देश के भीतर का सच भी जब यह खड़ा हो जाए कि आर्थिक तौर पर विपन्न और गरीब लोग, वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, उसकी स्थितियां नाजुक ही हुई है। बेरोजगारी और बढ़ी ही है, प्रति व्यक्ति आय और कम होते चली जा रही है, किसान को लागत नहीं मिल रही है। इन सारे सवालों के बीच सवाल तो यही है कि आखिर सरकार को जमीन चाहिए तो किस लिए चाहिए? और क्या इस दौर में सरकार ने जो अपने हाथ में जितने भी प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, बिना जमीन के वो काम नहीं करेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक फंड स्कीम शुरू किया गया। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहां बनाएंगे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमाम जगहों पर जमीनें खोजी जा रही हैं, लैंड यूज बदला जा रहा है, जिससे जो पैसा लगाए उसको इन सब दिशा में ना बढ़ना पड़े। और इसके लिए सरकार पहले से ही चाहती है कि जमीन उसके पास आ जाए। चाहे वक्फ को लेकर और प्रधानमंत्री का नजरिया आज बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए हिसार में जब दलित और आदिवासियों की जमीन और गरीब महिलाओं का जिक्र करते हुए वक्फ की जमीन को जिक्र किया, तब कोई भी यह सवाल पूछ सकता है, इस देश के बड़े बड़े अरबपतियों को जमीन और प्रोजेक्ट्स के आश्रय आगे बढ़ाने की तो आप सोच रहे हैं, लेकिन वाकई इस देश की जमीन जिनके नाम थी, उनकी जिंदगी में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। अच्छा है प्रधानमंत्री ने जो लैंड माफिया, भू माफिया का जिक्र भी कर दिया। वक्फ से जोड़कर किया, वक्फ की जमीनों को लेकर किया। लेकिन इस देश का सच, जो इस देश के भीतर में बिल्डर लॉबी है, जो इस देश के भीतर में जंगलों को साफ करने वाली लॉबी है, जो माइनिंग से जुड़ी हुई लॉबी है, जो इस देश में पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट से सटे हुए अलग अलग कारखानाओं को लगाने के लिए जो काम इस देश में, चाहे वह स्टील प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट का कारखाना हो, चाहे वो ब्रिक्स को लेकर काम हो रहा हो, यानी ईंटों को बनाने को लेकर काम हो रहा हो, अगर आप उस दिशा में भारत की जमीनों को टटोलना शुरू करेंगे तो लैंड माफिया का मतलब होता क्या है,
यह आपको इस देश के भीतर दो ही बड़े माफिया नजर आएंगे, एक तरफ बालू माफिया, दूसरी तरफ लैंड माफिया। और लैंड माफिया के दायरे में इस देश का पूरा माइनिंग सेक्टर है। और इस देश में जितनी जमीन रेलवे के पास है, जितनी जमीन डिफेंस के पास है, और जितनी जमीन जो तकरीबन 9 लाख हेक्टेयर के लगभग बताई जाती है कि जो जमीन वक्फ के पास है, वो सारी जमीनों को भी मिला लीजिएगा तो उससे ज्यादा इस देश में लैंड माफिया जिस तर्ज पर काम कर रहे हैं उनके साथ आपको यह जमीन जुड़ी हुई दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन बात यही थमती नहीं है। इस देश के भीतर में पॉलिटिक्स में लगा हुआ सबसे बड़ा पैसा लैंड माफियाओं का है। इस देश के भीतर में लैंड माफिया और पॉलिटिक्स इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों और कॉरपोरेट के हर प्रोजेक्ट के साथ कमीशन के तौर पर कैसे जुड़ जाती है, इसका कच्चा चिट्ठा खोलें तो कई दिनों तक यह पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट और पंचायत वाइज पंचायत बताना पड़ जाएगा। और इसमें दो मत नहीं कि इसकी जानकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। सारी जानकारी सरकार के पास है। लेकिन इस दौर में सरकार एक बात तो समझ रही है कि अगर भारत की इकोनॉमी को नेटवर्थ के लिहाज से आगे बढ़ाना है तो फिर पैसा चाहिए। पैसे के लिए जमीन चाहिए। जमीन पर खड़े होने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर वो पूरी एनओसी की फाइल चाहिए, कोई रुकावट ना आए। तो नियम कायदे भी बदलेंगे और इन सब के बीच अलग अलग जगहों पर, जैसे ग्रेटर नोएडा में 800 एकड़ की जमीन एक बड़े कॉरपोरेट के हिस्से में आई और फंस गई। वो काम पूरा हो नहीं पा रहा है। इस देश के भीतर में स्मार्ट सिटी मिशन जो चला, उसके दायरे में इस देश के 16 बड़े भूमाफिया, लैंड माफिया या बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी और उन सब के बीच जो नेताओं की हिस्सेदारी है उनको जोड़िएगा तो स्टेट बाय स्टेट चीजें निकलती चली जाएंगी। और इसके लिए सिर्फ यही करना है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन के दायरे में आने वाले शहर हैं उसी की तो घेराबंदी करनी और वहीं पर से तो दस्तावेज निकालना है। यहां तक कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, राजस्थान से लेकर मुंबई के बीच की परिस्थितियों में कौन सी जमीन फंसी हुई है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना है, वहां कौन सी स्थिति है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत जो प्रोजेक्ट्स लाए जाने हैं उसकी क्या स्थिति और वहां पर कैसे जमीन साथ में लाए। सरकार की मुश्किल यह है, हर हाल में जमीन चाहिए और उसके आश्रय इस देश को नौनिहालों का निहाल करते हुए चकाचौंध में समेटने की इच्छा को हर कोई पाल चुका है। तो सवाल ये नहीं है जमीन दलितों की, जमीन आदिवासियों की, जमीन वक्फ बोर्ड की या जमीन कैथोलिक चर्च की। सवाल यह है कि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस देश के लोगों से जो जुड़ी हुई है उससे हटकर अगर भारत के भीतर एक नया भारत चंद हथेली पर तमाम सुविधाओं से लैस करके दिया जा रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एक भारत इतना पिछड़ चुका है जहां पर उसके हर किसान के पास जमीन आधे हेक्टेयर से भी कम है और दूसरी तरफ एवरेज इस देश के भीतर में हर इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट के पास एवरेज जमीन 100 हेक्टेयर से ज्यादा है और वो जमीन एक वक्त यहीं के लोगों की थी। और इसमें सरकारी जमीन, रक्षा यानी डिफेंस और रेल की जमीन का जिक्र नहीं किया गया है, ये तो बाकी जमीन है। तो जमीन कहां जाएगी, कैसे जाएगी, किस रूप में जाएगी, नजरिया क्या कहता है, बाकी तो सब कुछ बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जिसे जो चाहिए वो कहते चला जा रहा है। लेकिन एक बात कोई नहीं कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर की पूरी डॉक्टरेट की पूरी थ्योरी, जो 2 पेपर उन्होंने 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में तैयार किए थे, उसमें एक ही लकीर थी और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त भी आखिरी भाषण उनका एक ही लाइन में था, जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक कुछ भी मायने नहीं रखेगा, वो डेवलपमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।